जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज और मैं हूं आप सबकी दोस्त इंदु चौहान। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हमारा स्केड्यूल के बारे में है कि आज हम अपना स्केड्यूल डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक वीक के अंदर देखो। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जो जेन्युइनली सीरियस स्टूडेंट्स हैं और वो जो जेन्युइनली इस 1 वीक स्केड्यूल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो वही लोग देखें। पहले मैं बता देती हूँ कि वीडियो में है क्या, फिर आप डिसाइड करना कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिएगा, वरना आप यहीं पे रोक सकते हैं। इस वीडियो को आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। तो 1 वीक सीरीज क्या है, 1 वीक स्केड्यूल क्या है। टारगेट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एविडेंस, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमको ये चारों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है एक वीक के अंदर अंदर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के डीएम है मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कि मैम हम न्यू हैं, क्या ये कोर्स खत्म हो सकता है अक्टूबर तक, क्या हम आरजीएस फिल्म्स के अंदर अपीयर कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हम फ्रेशर्स हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, या हम कैसे पढ़ें। ठीक है, या कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक गाइड चाहिए कि वो कैसे इस आरजीएस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, वीडियो को जरूर देखें। आपको सही लगे, आप इसके अंदर कंफर्टेबल हो, आपको लगता हो कि हाँ आप ये चीज कर सकते हैं, मैंने जो जो चीज बताई है आप उन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं, तो जरूर इस वीडियो को ट्राई कीजिए। एक वीक ट्राई कीजिए। अगर आपसे होता है और आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं तो जेन्युइनली इस चीज को ट्राई करना चाहिए। और आपका मोटिवेशन जो होगा, मतलब कि आप आगे ये चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग बूस्ट कर पाएंगे अपना कॉन्फिडेंस इस 1 वीक शेड्यूल के साथ। अगर आप ये कर पाए तो डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो टारगेट है, हर तरीके से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं आगे प्रिपेयर करने के लिए। तो टारगेट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चारों सब्जेक्ट्स हमारा टारगेट है। हमने 2 मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं और 2 हमने एक माइनर सब्जेक्ट्स लिए हैं जिनको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले एक तो स्केड्यूल बताने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ये कंडीशंस हैं कुछ जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। ये जो कंडीशंस हैं वो सब आप लोग फुलफिल करें। जैसे कि 10 घंटे रोज का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप 2.5 महीने में या 3 महीने के अंदर आरजेएस का कोर्स कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ फ्रेशर, तो आई एम सॉरी, वो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी वो है ही नहीं। मतलब कि आपको 1 साल तो चाहिए, आप अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। 1 साल भी नहीं तो मतलब ये देख लीजिए कि 9 मंथ्स तो डेफिनेटली यू नीड, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो 10 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। इसका भी आपको मैंने एक हिसाब बता दिया है कि जो जरूरी काम है आपको दिन में करने के वो है 6 घंटे की स्लीप। आप 6 घंटा सोना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल, एंड 10 आवर्स ऑफ स्टडी जो आपको करनी है। उसके बाद में भी आपके पास 8 आवर्स जो है वो बच रहे हैं। आप चाहें तो इस 8 घंटे में आप लोग अपना जो ब्रेक है उसे इंक्लूड कीजिए, ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। ये सभी काम आप इन बाकी के 8 घंटों में कर सकते हैं। आई थिंक सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बल्कि अगर जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं वो तो शायद 12 घंटे 13 घंटे, लोग 15-15 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को बहुत तरीके से पढ़ पाएं, बहुत तरीके से याद कर पाएं, एकदम रट पाए। रटना तो भूल जाइए, देखो रटने में हमेशा समय लगता है। ठीक है, रटने जो रटाफिकेशन है वो आप जल्दी से नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, देखो अपना टारगेट है कि अपने को प्रीलिम्स की तरीके से प्रिपेयर करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मेंस। मेंस के लिए आपको मेमोराइज करनी पड़ती है चीजों को, आपको हर चीज को तरीके से याद होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात केवल प्रीलिम्स की कर रहे हैं। अब प्रीलिम्स में ये चीज करने क्यों आसान है, आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, वो इसलिए कि आपके पास एमसीक्यू होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता है या आपने वो चीज हल्की सी भी पढ़ी होती है तो वो आप उस आंसर को इजीली टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप जो प्रीलिम्स के पेपर के लिए हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। हर आर्टिकल के ऊपर आप टाइम नहीं लगा सकते हैं, केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर जो है हम समय लगाएंगे। उसके अलावा हम ज्यादा समय, जो छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं उन पे ज्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। आप लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। इस चीज का भी मैं आपको आइडिया दे दूंगी आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल वीडियो में आपको, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की जाती है। ठीक है, डू नॉट ट्राइज टू मेमोराइज। मेमोराइज यहाँ पे रटने का मतलब है
मेरा कि आप लोग रट्टा मत मारने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्योंकि रटते हैं तो हम डेफिनेटली उस चीज को एग्जाम्स में भूल जाते हैं, नहीं याद रहती। बहुत कम लोगों के पास ये पावर होती है कि आप रट कर उस चीज को हर तरीके से याद रख पाए, और रटने में टाइम लगेगा। ठीक है, समझ के करोगे तो अगर समझ जाओगे तो सामने अगर 4 ऑप्शंस आते हैं और थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप इजीली उस चीज को एकदम तुरंत याद आ जाएगी आपको, और आप आंसर्स मैच कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके पास जो कंटेंट है पढ़ने के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए। आप अगर इस समय में ये सोचें कि आप नोट्स भी बनाएं, आप पढ़ भी लें, आप याद भी कर लें, तो वो क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर चीज कर पाए। ठीक है, तो आपके पास कंटेंट पहले से होना चाहिए, यानी कि जो आपके नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए कि आपको जो पढ़ना है। अब देखो, नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आप बुक्स भी रेफर करेंगे, आप डायरेक्ट भी रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजों को रेफर करने के बाद में आप लोग थोड़ा ऑनलाइन भी देखेंगे, इन सबको देखने के बाद में आपके नोट्स बनते हैं। अब इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप बुक्स भी पढ़ पाएं, डायरेक्ट को भी देख पाएं, फिर नोट्स को लिख पाएं, और फिर उसके बाद में आप याद करने बैठे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ नहीं सकते इस समय, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, लास्ट चीज ये। तो हमारा लास्ट क्या है स्कीम, वो है ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहो। लास्ट का जो हमारा डे 7 होगा, यानी कि 1 वीक के अंदर 7 दिन है, जो डे 7 हमारा होगा, उस दिन हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हमने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, अब जिस दिन आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो ना, तो प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट रहना। रोज अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट रहना। कम पढ़कर मेरे को डीएम मत करना, हमारा तो हुआ ही नहीं, हमने तो 10 घंटे पढ़ाई की थी, वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। अपीयर आपको करना है आरजेएस प्रीलिम्स में, ठीक है, क्लियर आपको करना है, फायदा आपको होगा, सब चीज आपकी है, तो इसलिए अपने साथ ऑनेस्ट रहना इस स्केड्यूल के साथ। ठीक है, मैं इस स्केड्यूल को फॉलो कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया है कि हाँ, ये चीज हो सकती है। ठीक है, इस स्केड्यूल को मैं फॉलो कर चुकी हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो पाएगी। आप जिस तरीके से, अगर आपका टारगेट क्लियर है और आपको करना ही है, आप लोग फुल एकदम दिमाग में सेट है, और मैं आपको स्केड्यूल बताऊंगी, आप, हाँ, आपको गाइड कर सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा मैं आपको और कोई हेल्प, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो अवेलेबल करा सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं आपके लिए कर सकती हूँ, तो आप प्लीज आगे इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपको अब स्केड्यूल डिस्कस करती हूँ। ये सब चीजें आप अगर करने के लिए रेडी हूँ तो प्लीज इस वीडियो को आगे जरूर देखें। तो चलिए अब हमारा स्केड्यूल की बात करते हैं, जो मैंने ये बनाया है, एक ट्राई किया है और मैंने इस चीज को अटेम्प्ट किया है। तो हमारे पास समय कितना है, 1 वीक का है, और टारगेट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हमें 4 सब्जेक्ट्स जो है वो 4 एक्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब हमारा डे 1 शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आर्टिकल 21A तक एक दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके नोट्स बनाकर या फिर इसको सिर्फ, अब देखो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 15, 16 हो, इन सबके आपके पास केस लॉज होने चाहिए, आर्टिकल 21 हो, सभी के केस लॉज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, कुछ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। डायरेक्ट से पढ़ेंगे तो नहीं है अवेलेबल, बुक में जाएंगे तो आर्टिकल 21 पे तो आई थिंक सो कितने पेजेस होंगे, आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली 200 पेजेस समथिंग होंगे, 200 से भी ज्यादा ही पेजेस होंगे जो 21 के लिए होंगे। 14 के लिए भी बहुत सारे पेजेस हैं। अगर आप बुक के ऊपर जाते हैं तो आप सोचे कि वो नहीं पढ़ सकते, आप बुक्स नहीं, इस मतलब आई थिंक सो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस 1 वीक सीरीज में ये चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये चीज कर पाए। ठीक है, तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास नोट्स, चीजें पहले से ही अरेंज होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 14 है तो आपके पास आर्टिकल 14 के नोट्स की, उसके में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो हो आर्टिकल 21 के बारे में। अब कंटेंट अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली इस चीज को आराम से 7 घंटे में कर सकते हैं। हम 21 आर्टिकल तक 7 घंटे में अच्छे से उस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि याद कर सकते हैं। पार्ट 1 की बात करें, यूनियन एंड टेरिटरीज, 4 आर्टिकल हैं केवल, 30 मिनट्स में इजीली ये चीज हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप डायरेक्ट से पढ़ने जाएंगे तो डायरेक्ट में हर चीजों को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है और लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। अब अगर आपके पास कंटेंट है और आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप देखो उसको कैसे पढ़ोगे। अब जैसे नेम एंड इट्स टेरिटरीज है,
बहुत ही हल्का हल्का आप अपने बैरक के साइड में भी लिख सकते हैं। जब आप बैरक की एक रीडिंग देंगे, देखो बैरक की रीडिंग देना बहुत जरूरी है। एक रीडिंग हम 110% बैरक की देंगे। जैसे कि आपने सेक्शन आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे हर जगह सेक्शन मेंशन है, इसको आर्टिकल कर लीजिएगा, मेरा शायद दिमाग कहीं और था तो मैंने सेक्शन मेंशन कर दिया। दिस इज आर्टिकल, ओके। तो अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब इंडिया को भारत कहते हैं, शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, जो स्टेट और टेरिटरीज हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपके प्रिस्क्राइब की जाएंगी। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन एंड टेरिटरी इन फर्स्ट शेड्यूल एंड अदर टेरिटरीज एज एक्वायर्ड। ठीक है, अब इसी चीज को आप अगर बैरक से पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ होगा जो पढ़ने में काफी बोरिंग होता है, लेकिन आप रीडिंग देंगे और उसके साइड में जब आप पहला रीडिंग देते हैं तो साइड में आप लिख सकते हैं कि ठीक है, जो भारत है वो यूनियन टेरिटरीज है, अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर आप लोग वो कर सकते हैं, मार्कर से कर सकते हैं, आपको उसको हाईलाइटर से कर सकते हैं, सॉरी हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको वो पूरा जो पैराग्राफ है वो वापस से ना पढ़ना पड़े। आप केवल वो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको पढ़ के समझ जाएं कि हाँ आर्टिकल 1 में ये चीज दे रखी थी। तो रिवीजन में आपका जो समय है वो सेव होता है। ठीक है, कंटेंट है तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं। अब दूसरा है जैसे कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। केवल आर्टिकल 2 के अंदर सिर्फ इतनी ही जो बात है वो याद करने की है, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है वो एडमिट कर सकता है, यानी कि किसी भी स्टेट का, न्यू स्टेट का एडमिशन कर सकता है, उसे एस्टेब्लिश कर सकता है। तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि कौन कर सकता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट? वो है पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 2 में सिर्फ इतनी बात याद करने की है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगेन वापस से टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए कंटेंट अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, अब सिक्किम की बात करें आर्टिकल 2A की, तो इसको रिपील किया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट से 1975 में। तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए, इस चीजों का आपके पास आइडिया होना चाहिए। अब अगर आप कहेंगे तो जैसे कैसे इस चीज को पढ़ा जाता है, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के जरूर बता सकती हूँ अलग से, जिसके अंदर हम लोग इस चीज के बारे में कि कैसे स्मार्ट स्टडी फटाफट की जा सकती है, मैं ये चीज आपको बता दूंगी दूसरे किसी वीडियो में। अगर आपको इस नेक्स्ट वीडियो अगर इस बारे में चाहिए हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग ये चीज कर सकते हैं, फटाफट स्टडी कैसे की जा सकती है, वो चीज मैंने आपसे देखी। ठीक है, ऐसे हमारा पार्ट 2 है जो है सिटीजनशिप पे, 30 मिनट में किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। बैरक से पढ़ोगे अगेन डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक स्टडी देनी होगी। कंटेंट आपको शॉर्ट में अवेलेबल है, तो इजीली 30 मिनट्स में सिटीजनशिप आराम से किया जा सकता है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग आर्टिकल, फिर पार्ट 3 की, आर्टिकल 12 और 13 1.5 घंटे में हो सकता है आराम से। आर्टिकल 14, देखिए आप आर्टिकल 14 को 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 14 को बैरक के अंदर दे रखा है 3 लाइन के अंदर, ठीक है, और अगर आप बुक देखने जाएंगे तो उसके अंदर है ऑलमोस्ट मोर देन 80 पेजेस, आई थिंक, तो इससे कम नहीं मिलेगा आपको। तो 80 पेज है आर्टिकल 14 के अंदर, अगर मैं JN पांडे की बात करूं तो। इसीलिए आपके पास जैसे कि अब आप यहाँ पे मेरे नोट्स देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल 14 पे बनाया है, आई थिंक सो मुश्किल से शायद ये 6 और 7 पेजेस के नोट्स हैं। ठीक है, यानी कि उन 80 पेजेस को मैंने जिस्ट करके इन 8 पन्नों में लिखा है, और इन 8 पन्नों को आप आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको रूल ऑफ लॉ पता होना चाहिए, आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में पता होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में पता होना चाहिए, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेशन क्या है, और केस लॉज आर्टिकल 14 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो अगर कंटेंट अवेलेबल है तो स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप 1.5 घंटे में आर्टिकल 14 या 1 या 1.5 घंटे के अंदर आप आर्टिकल 14 को इजीली कर सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यहीं पे आपका जो डे 2 है वो समाप्त होता है। बात करते हैं अब डे 3 की। ठीक है, अब डे 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे पार्ट 5 पढ़ेंगे यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, पार्ट 5 और पार्ट 6 पढ़ेंगे हम। अब पार्ट 5 की एक बात है, अगर आपने पार्ट 5 कर लिया यानी कि यूनियन कर लिया तो स्टेट अपने आप हो जाता है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। केवल एक जुडिशरी जो पार्ट है जहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उस वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है स्टेट के अंदर, लेकिन अगर आप यूनियन कर चुके हैं तो स्टेट करने में केवल 1 आवर ही लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। केवल उस और जुडिशरी के लिए जो दे रखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जहां बात की है, उसके लिए मैंने आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, जहां पे आप पढ़ सकते
हैं। यहाँ पे मैं फिर कहूंगी स्मार्ट स्टडी करें, कैसे करें जरा अभी बताती हूँ। अब अगर हम उसी तरीके से आगे चले तो ऑफकोर्स 15 से 18 इसमें भी केस लॉज हैं, लेकिन इजीली आप इसको 1 घंटे में कवर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अगर आप आर्टिकल 19 और 20 जाएं, थोड़ा सा आर्टिकल 19 जो है वो थोड़ा सा लंबा है, इसमें भी आपको केस लॉज के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। बुक्स से नहीं पढ़ सकते हैं फिलहाल, बुक्स इज नॉट पॉसिबल। नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास अगर खुद के नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, खुद के बनाए हुए नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये चीज है। उसके बाद में है आर्टिकल 21 एंड 21A। आर्टिकल 21 200 से भी ज्यादा पेज बुक्स के अंदर, इसलिए कंटेंट हमेशा होगा, तो आप इजीली इसको भी 1.5 घंटे में कर सकते हैं। तो हम आर्टिकल यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 और आर्टिकल 21A तक इजीली 7 घंटे में ये चीज की जा सकती है इफ यू हैव दी कंटेंट। अब उसके बाद में हम 7 घंटे पढ़ने के बाद में हम आज पढ़ेंगे हमारा एविडेंस पार्ट 2 ऑन प्रूफ। ठीक है, सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 100। ठीक है, मैंने पहले पार्ट 2 लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है। इस दिन काफी ज्यादा आपने 7 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो थोड़ा सा कम करते हैं जिसको अपन 2.5 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखो इसके अंदर भी बीच के अंदर आपके पास शेल प्रूफ में शेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, इन सब के जो होंगे वो सेक्शंस आएंगे, तो उनको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप टाइटल देखिए कि पर्टिकुलर टाइटल किस चीज का है एक आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर शेल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम, क्योंकि जो MCQs होंगे वो डायरेक्टली यही पूछे जाएंगे कि आपको जैसे कुछ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, उसमें आप शेल प्रिज्यूम करेंगे या मे प्रिज्यूम, तो इसी टाइप के जो MCQs हैं वो आते हैं। इसलिए सारे सेक्शंस को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप आराम से केवल और तुरंत बैरक भी खोल के देखेंगे तो बैरक में टाइटल देखिए, उसमें नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें देखिए कि इसमें शेल प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम है, क्या है, क्योंकि MCQ में सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा, पूरी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से अपना 2.5 घंटे के अंदर जो है सेक्शन 56 से 100 तक कर सकते हैं। अब आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, बहुत ही छोटा एक्ट है, बहुत ही छोटा। अगर आई थिंक सो मैंने जो इसके नोट्स बनाए हैं वो खींच के, अगर मतलब हर चीजों को इंक्लूड करके बनाया मैंने, तो वो 22 पेज के नोट्स बनते हैं, शायद 20 और 25 पेज के नोट्स हैं केवल। ठीक है, तो आप उसको आराम से चाहे 2 सेक्शन पढ़ लो, ठीक है, या 3 सेक्शन पढ़ लो, आपकी इच्छा हो, 30 मिनट के अंदर आपसे जितना बने उतना कर लो। अगर आप टोटल टाइम को देखें तो आपके 10 घंटे फर्स्ट डे के हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डे 2 की, जो कि है आर्टिकल 22 से लेकर 35 तक। इजीली और आराम से, ज्यादा केस लॉस नहीं है, इसलिए 1 घंटे में आराम से हो सकता है। बेसिकली आपको 30 तक ही पढ़ना है, 31 से 35 तक ज्यादातर जो एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में स्पेशली नहीं पूछे जाते हैं। टाइटल जरूर पढ़ लेना कि ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं। उसके बाद में है आर्टिकल 36 से 51 जो कि DPSP की बात करता है। वापस से पूरी चीज रखने की जरूरत नहीं है, टाइटल पढ़ो और अंदर उसमें क्या जिस्ट दिया है उस चीज को भले बैरक में ही साइड में आपके आर्टिकल के लिख लीजिए, ताकि रिविजन करें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 51A, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको आराम से आप 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं, और खींचो तो 2.5 घंटा ले लेना, इससे ज्यादा समय इस चीज के अंदर नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट 2 पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं, अब ये आज हम कम पढ़ेंगे क्योंकि कल बहुत पढ़ लिया है, इसलिए आज पढ़ते हैं ज्यादा एविडेंस को, जो सेक्शन 101 से लेकर 167 तक करेंगे, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और उन सब की बातें होंगी जो हम 5 घंटे के अंदर करेंगे। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ वापस से, अब जैसे 114A तक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, उस चीज को मैंने एक पेज में भी लिखा हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी उस चीज को भी, जिसको आप आराम से क्या है एक फ्लो चार्ट, एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि प्रूफ ऑफ लाइफ आता है तो किसके ऊपर होगा, प्रूफ ऑफ डेथ है लाइफ के ऊपर, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, इनका प्रूफ क्या होगा, जो शायद 106 में दे रखा है, 107 में दे रखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के थ्रू आप लोग शॉर्ट में स्मार्टली उस चीज को स्टडी कीजिए कि ठीक है, इसमें इतनी ही बात याद करने की है, MCQ केवल इसी चीज के ऊपर बन सकता है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 घंटे, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बचा हुआ आराम से 2 घंटे में कंप्लीट, मतलब कि एकदम रैंग के भी पढ़ोगे तो भी 2 घंटे में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके 10 घंटे हो चुके हैं और आपका फंडामेंटल राइट आपका डे 2 पे खत्म हो चुका है। समय बचे तो जरूर इन चीजों को रिवाइज करिएगा। ठीक,
अब देखिए आप यूनियन और स्टेट की कैसे पढ़ाई मतलब स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है। देखो कैसे पढ़ेंगे, 52 में क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट की बात की है। वाइस प्रेसिडेंट का किसमें दे रखा है, 63 में, कि इंडिया में क्या होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। इलेक्शन की बात की जाए, अब पढ़ने जाओगे वापस से बैरक के अंदर तो बहुत ज्यादा लगेगा। इसमें कैसे मिलेगा आपको, देखो, प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टोरल इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि कौन पहले सेलेक्ट करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट करेगा, जो कि इसके अंदर क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स। कहां से इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी अब क्या है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रल जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ही सेलेक्ट करेंगे, किसके, इलेक्ट्रल कॉलेज के ही। जो मेंबर्स होंगे वो बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सेलेक्ट किए जाएंगे, आर्टिकल 66(1) में दे रखा है। अब वही मैं चीज आपको इस चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर पाए। अगर आपके पास ये चीज की अवेलेबिलिटी है कि आपको लगता है कि आपको इसमें ज्यादा समय लगेगा, बैरक से पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ज्यादा समय लगेगा, इससे पढ़ेंगे तो कम समय लगेगा। अगर आपके पास चीजें अवेलेबल हैं तो प्लीज जरूर आप लोग अपनी चीजों से पढ़िए। नहीं है तो आप लोग प्लीज मुझे डीएम कर सकते हैं। जो चीजें मेरे पास होंगी मैं जरूर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, सिमिलरली जो मैंने मैनर ऑफ इलेक्शन दे रखा है, अगर आप उसको बैरक में देखेंगे तो काफी बड़ा दे रखा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसी तरीके से आपकी ये चीज भी लिखी हुई है। ठीक है, सिमिलरली मैंने पूरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोर्शन है वो केवल इन 2 पन्नों के अंदर जो मैंने है उस चीज को कवर कर दिया है। सो आई थिंक सो मैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी का तरीका बता चुकी हूँ। मैंने 2-4 नोट्स अपने यहाँ पे शेयर किए हैं इस वीडियो के अंदर, मतलब आपको दिखाए हैं, तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की बात यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम यूनियन एंड टेरिटरी को 1 घंटा देंगे। अगर आप देखो यूनियन अगर आपने 4 घंटे में किया तो स्टेट करने में समय नहीं लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे एविडेंस का। ठीक है, जिसके अंदर हम सेक्शन 1 to 30 लिखेंगे। इसको मैंने 3 घंटे इसलिए दिए हैं, केवल 30 सेक्शन को 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये इसलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि आपको इसके अंदर इलस्ट्रेशंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो 1 to 30 तक है, 55 में शायद इलस्ट्रेशंस काफी हैं। इलस्ट्रेशंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इलस्ट्रेशंस को बनाकर जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत बार जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए इलस्ट्रेशंस ढंग से पढ़ना। ठीक है, आज के दिन हम यहाँ पे अदर सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ेंगे, कुल मिलाकर आपके 10 घंटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने यूनियन और स्टेट, जैसे पहले वाले जो नोट था उसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको यूनियन और स्टेट दिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनियन और स्टेट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं इस चीज को। देखो यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट, कॉम्पोजिशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कैसे आई, क्या क्या ड्यूरेशन होंगे, कॉम्पोजिशंस हैं, हर चीज को शॉर्ट तरीके से मैंने इनको शायद 4 to 5 पेजेस में कंप्लीट कर दिया है। दिस इज कंप्लीट योर ओके। सो आई थिंक इट्स 5 पेजेस, 5 और 6 पेजेस, आई थिंक सो 7 नहीं है। तो यूनियन और स्टेट आप लोग इजीली इस कंटेंट से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटी की। इसमें भी हम जो है वो स्मार्ट स्टडी ही करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। तो आप लोग सभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में थोड़े से शॉर्ट नोट लिखे हैं जो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे कि पंचायत आपको यहाँ पे लिखी गई है 243, तो जहाँ पे आप कैसे करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, पंचायत एरिया क्या होगा, सब चीज को शॉर्ट में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इधर लिखा गया है। कौन कौन होगा, कैसे कैसे होगा, बैरक में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इस तरीके से चीजें लिखी हुई है। कॉम्पोजिशन एंड पीएम यहाँ पे भी दिख सकते हैं। अब देखिए ये नोट्स मैं बहुत बार शेयर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत, उस समय मेरे पास समय काफी कम था तो मैंने बहुत जल्दी में बनाए थे ये। मेरे पास अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी इस चीज को अवेलेबल करवाऊं एक अच्छे तरीके से लिखे हुए। तो पता नहीं किस चीज को किसको कितना समझ में आएगा, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देखो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। मेरा टारगेट आपको सिर्फ यही बताना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है, समय ज्यादा खराब ना करें, हर चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए, जो चीज आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज 51A तक पढ़ें, वहां पे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी हर चीज को तरीके से पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद में मैं कुछ एरिया
एरियाज जैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, आपके यूनियन रिलेशंस हैं, यूनियन स्टेट रिलेशंस हैं, इन चीजों को जो है वो आप डिटेल में पढ़िए। यहाँ आपको चीजें जो है याद करने की या तरीके से पढ़ने की जरूरत है। बाकी समय जो छोटी प्रोविजंस हैं उनमें ज्यादा समय ना लगाएं। हम यहाँ पे डे 4 की बात कर रहे थे, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, और ये सब हम लोग 3 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। पंचायत हो गया तो म्यूनिसिपैलिटी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वापस से कह रही हूँ, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत इजीली इन चीजों को कर सकते हैं। लेकिन टाइटल जरूर देखेगा और एक रीडिंग बैरक की जरूर देखेगा। जो भी आर्टिकल पढ़े एक बार उसको बैरक से सिंपली अपने आंखों के आगे से लेके आइए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास जो भी शॉर्ट में चीजें अवेलेबल हैं तो ये आपको उस बैरक के अंदर लिखी हुई है या नहीं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो जब भी आप बैरक को पढ़ें, ऑफकोर्स आपके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है इसके अंदर, अगर जब भी आप बैरक पढ़ें तो उस चीज को साइड में या हाईलाइटर से बैरक के अंदर ही लगा लें, मार्क कर लें, ताकि बाद में पढ़ते समय ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा जब भी आप रिविजन करेंगे। ठीक है, बुक्स के अंदर इन चीजों के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बुक्स के लिए केवल मैं आपको रेफर करूंगी कि आप 51A तक का जो पार्ट है उन्हें बुक से रेफर कीजिए। उसके आगे ज्यादा रेफर करने की, बुक से रेफर करने की मेरे को नहीं लगता कि कोई नीड है। बैरक इज सफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की जाए तो। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे एविडेंस की। हमारे 30 तक सेक्शन हमने कल कर लिए थे, 31 to 55 हम करेंगे। यहाँ आज हमारा एविडेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कुल मिला के 5 घंटे आज यहाँ तक करने में लगे हैं। 2 घंटे मैंने यूनियन और ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन समय इसको ज्यादा इसलिए दिया है क्योंकि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप थोड़ा तरीके से इस चीज को पढ़ें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको भी 3 घंटे दिए गए हैं। ठीक है, केवल आई थिंक 25 सेक्शंस हैं, पर ज्यादा समय इसलिए दिया गया है अगेन कि थोड़ा सा जो इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 घंटे के अंदर आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर हम देखें तो ज्यादा कोर्स नहीं है, केवल आई थिंक एक पर्टिकुलर पार्ट है जो केवल राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आता है। इससे कुल मिलाकर आपके 10 घंटे आज डे 4 को हो जाएंगे और यहीं आपका एविडेंस खत्म होता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट खत्म होता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म हो गया है। अब बात करते हैं डे 5 की, जहां पे हम पढ़ेंगे पार्ट 12 जो फाइनेंस की बात करता है, पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। देखो, इसमें सिर्फ बैरक रीडिंग दीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहीं हाईलाइट कीजिए उस चीज को, और उसी चीज को हाईलाइटेड पार्ट को याद करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है ये टाइटल है और ये हाईलाइटेड पार्ट, यानी कि इसमें सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यू में आ गया तो पूछी जाएगी तो हम लोग लिख सकते हैं। आपको बस एक ध्यान होना चाहिए कि ठीक है ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है, बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट 14 एंड 15 मैंने समय लिख रखा है कि इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगता, मैंने खींच के लगाया है कि इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, एकदम कंप्लीटली आप न्यू हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपीयर कर रहे हैं वो ऑफकोर्स एक लॉ स्टूडेंट हैं और एक बार आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन 110% पढ़ा है, तो आपकी आंखों के आगे से एक बार तो चीजें जरूर गई होंगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्टर तो नहीं होंगे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको जीरो नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये मैं नहीं मानती हूँ। लॉ स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आज आप इस चीज को समय लगाते हैं और लगता है तो आप आज एविडेंस का रिवीजन नहीं कीजिए। समय बचता है तो जरूर 101 से लेके 167 का रिवीजन 1.5 घंटे में आराम से हो सकता है। पहले समय पढ़ते समय टाइम लगता है, दूसरे टाइम में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, यहीं पे खत्म होता है हमारा डे 5। चलिए अब हम बात करते हैं डे 6 की। यहाँ पे अब डे 6 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी बचे हुए पार्ट को खत्म करेंगे, जो कि 4 घंटे में इजीली खत्म हो सकते हैं। लास्ट पार्ट में ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दें, केवल बैरक की रीडिंग दें, टाइटल को देखें कि ठीक है और आर्ट से नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखने की, बस इससे ज्यादा नहीं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, इस चीज का हम रिविजन करेंगे। यूनियन स्टेट का रिविजन 1 घंटे में किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एविडेंस को रिवाइज करेंगे 2 घंटे के अंदर। कुल मिलाकर 10 घंटे का समय जरूर दीजिए, इससे ज्यादा दे सकते हैं तो प्लीज, अगर आपका टारगेट क्लियर है तो जरूर दीजिएगा 10 घंटे से भी ज्यादा का समय। अब बात करते हैं लास्ट डे। यहाँ पे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है,
ज्यादा चीजें देखो कॉन्स्टिट्यूशन में याद करने की होती है 51A तक, उसके बाद में आप डायरेक्ट से पढ़ सकते हैं आराम से। चीजों को हाईलाइट करते हुए चलिए, तुरंत चलिए, ताकि आपको ज्यादा समय नहीं लगे। अगर आपको इस चीज में मेरी कोई हेल्प चाहिए हो, मेरे जो नोट्स मैंने जो चीजें आसानी वाली चीजें बना रखी हैं, मैं आपको जरूर अवेलेबल करवा सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं डे 7 की। इस दिन अपने आप को जज करना कि हमने कितनी पढ़ाई करी, हमने कितना दिल लगाकर, मन लगाकर समय बिताया है कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस के साथ। तो 100 मार्क्स का एक पेपर आई थिंक सो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट देना चाहें और एक एविडेंस का टेस्ट दीजिए 100 मार्क्स का। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हो, और ये आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं इजीली कॉन्स्टिट्यूशन के एविडेंस के ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको अवेलेबल करवाऊं तो डे 7 पे जरूर मैं आप दोनों का अवेलेबल करवा दूंगी। 2 घंटे दीजिए दोनों पेपर को 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में कंप्लीट कीजिए। 70 से 75 से अगर आप प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि हाँ, आपने पढ़ाई की है, आपने अपना समय तरीके से लगाया है। और अगर आप इस 1 वीक को 70 प्लस स्कोर या 75 प्लस स्कोर कर चुके हैं तो ये मान के चलिए कि आपने पहली बात तो तरीके से पढ़ा, आप प्रीलिम्स में अपीयर अच्छे से कर पाएंगे, और आपने उस चीज को इतना पढ़ लिया है कि आप तरीके से प्रीलिम्स में अपने आप अपीयर हो सके। ठीक है, सो ऑनेस्टली जज करना, अपने आप को देखकर इधर उधर फलाना निकालना, ये चीजें मत करना। नहीं पढ़ा हो तो प्लीज टेस्ट पेपर देने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे चलो आधा तो हुआ है, आधा करके देख लेता हूँ, वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको आधे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं आपको जरूर अवेलेबल करवा पाऊंगी। अब किसी को लगता है कि यार पूरा 1 वीक का समय मैंने इसमें लगाया और नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक दिन ट्राई करके देख लो। ठीक है, 1 डे ट्राई करो। नेक्स्ट डे जो लोग भी, मैं जरूर अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे मेंशन करूंगी, जो लोग इस 1 वीक स्केड्यूल को ज्वाइन करना चाहते हैं आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट डे के बाद में ही एक टेस्ट पेपर दूंगी जिसके अंदर आई थिंक सो जो आपने डे 1 में पढ़ा होगा उन्हीं से रिलेटेड पेपर होगा डे 2 के ऊपर। आप उस चीज को अटेम्प्ट कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैंने डे 1 पे अच्छे से पढ़ाई की थी, डे 2 पे मेरे को पेपर मिला है और मैं इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया हूं, तो मैं इस स्केड्यूल को आगे भी कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, तो उससे आपको डे 1 पे ही क्लियर हो जाएगा कि आप स्केड्यूल को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। कर पा रहे हैं तो पूरा कीजिए इसको डे 7 तक। अगर आप ये 1 वीक स्केड्यूल कंप्लीट कर पा रहे हैं, कर चुके हैं, आपने जज किया अपने आप को, आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे के सब्जेक्ट्स के भी स्केड्यूल्स को आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि ठीक है, मैं इसको स्केड्यूल को शेयर कर सकती हूँ, तो मैं जरूर आगे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। बाकी जानकारी के लिए प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, मैं वहां पे और भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और सीरियसली इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, वही लोग प्लीज इस चीज को ढंग से और तरीके से कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे डीएम कीजिए, मैंने काफी लोगों की हेल्प की है। बहुत सारे डीएम्स भी आ जाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को शायद रिप्लाई भी नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों की हेल्प करनी है और इंस्टाग्राम को भी देखना होता है। तो इतना होता है कि शायद मैं बहुत सारे लोगों को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, तो बुरा ना माने। जिनको जेन्युइनली बहुत ज्यादा नीड हो और उनका डीएम मैं इग्नोर कर पा रही हूँ, मतलब कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, इग्नोर नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट के अंदर मुझे मेंशन कीजिए आप लोग कि मैम प्लीज मेरे को जेन्युइनली हेल्प चाहिए, तो प्लीज मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगी। सो दिस इज इट। आई होप आपको एक वीक का स्केड्यूल आपको समझ में आया होगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है मैंने वो आपको बताया है। अगर आपको उस चीज से रिलेटेड और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। टिल देन, वीडियो में और भी कोई डाउट हो तो जरूर डीएम कर लो, कमेंट में मेंशन करो मुझे, कमेंट में आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगी। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।